बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इस वीडियो का पर्पस आपको ये जब बताना है कि जापान के जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को इन फ्यूचर। और जिन लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हैं वो रिजाइन कर चुके हैं अपनी पोस्ट से और उनका जो अब सक्सेसर है वो चुना जाना है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जो जापान की पॉलिटिक्स है वो किस तरह और किस आइडियोलॉजी पर चलती है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैसे चुने जाने वाले हैं और वो कौन सा जापान का लीडर है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल है, जो कि पावर ग्रैब करेगा प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन फ्यूचर। तो शिंजो आबे ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ये पेट की एक बीमारी होती है और ये बीमारी बढ़ने के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया। शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे और ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। ये पहली बार 2007 में पावर में आए थे, लेकिन 2008 में इन्होंने 1 साल के अंदर रिजाइन कर दिया था क्योंकि उस समय भी इनकी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद ये फिर इलेक्शन के थ्रू पावर में 2012 में आए और तब से अभी तक पावर में बने हुए हैं, लेकिन अब इन्होंने फिर से रिजाइन करने का डिसीजन लिया है। और इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भारत को जितनी बार विजिट किया है उतनी बार किसी और कंट्री को विजिट नहीं किया है। पूरे टेन्योर में इन्होंने सबसे ज्यादा बार भारत को विजिट किया है। सवाल ये उठता है कि शिंजो आबे के जाने के बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्या वो जो इंडिया जापान के जो ऑनगोइंग रिलेशनशिप है जो कि वर्तमान में बहुत अच्छी है, इन फ्यूचर जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं दोनों कंट्रीज में, बहुत सारे टाइज और बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, क्या वो सब अपने फिक्स शेड्यूल से चलेंगे या नहीं, तो देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो सवाल ये उठता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर होगा कौन। तो यहाँ से शुरू करते हैं उसका एनालिसिस कि कौन हो सकता है। तो जापान में जो पॉलिटिक्स चलती है ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, यानी जापान में एक फैमिली पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और शिंजो आबे जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पार्टी उसी फैमिली की है। यानी यहाँ पे जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, यानी राजा के बेटा राजा ही बनेगा। तो एक जो है ये फैमिली की पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और जापान की सबसे बड़ी पार्टी है ये, जिस तरीके से अपने यहाँ कांग्रेस आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि जापान के शिंजो आबे की पार्टी से कौन लोग हैं जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं इस वक्त या फिर पास्ट में रहे हैं, तो कैसा इनका जो है पूरा डायनेस्टिक पावर जो है ट्रांसफर हुआ है, देख लेते हैं आगे कुछ लाइंस में। तो शिंजो आबे के जो नाना जी थे वो इस पार्टी के फाउंडिंग फादर थे। शिंजो आबे के नाना जी ने पार्टी बनाई। शिंजो आबे की फैमिली जो बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है जापान में, तो इससे थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट पीएम जो है वो शिंजो आबे की फैमिली से ही हो सकता है। शिंजो आबे के जो ग्रैंडफादर थे नोबुसुके, वो जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और साथ में जो शिंजो आबे के फादर हैं शिनतारो आबे, ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। और आइशाकू सातो जो कि शिंजो आबे के अंकल हैं, ये भी जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनफैक्ट ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे के पहले, लेकिन इस साल अगस्त में शिंजो आबे ने अपने अंकल का रिकॉर्ड तोड़ के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। इन्होंने अपने चाचा का रिकॉर्ड तोड़ा था। शिंजो आबे ने ये कहा है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, जो कमीशन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुनेगी, उस कमीशन के अंदर शिंजो आबे नहीं होंगे। यानी शिंजो आबे ने अपना कोई सक्सेसर का नाम नहीं बताया, इसे पार्टी को ही चुनना है। और पार्टी के इस सिलेक्शन में शिंजो आबे कोई भी फोर्स नहीं करेंगे या फिर अपनी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं देंगे। तो इससे ये चीज का चांसेस कम होता है कि शिंजो आबे की फैमिली से नया प्राइम मिनिस्टर होगा। और शिंजो आबे जो कि जीत के आए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए थे वो इनके फादर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। यानी शिंजो आबे अपने फादर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही चुनाव लड़के वहां से जीत के आए थे। तो इससे आपको जापान की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर डायनेस्टिक गवर्नमेंट है उसका अंदाजा लग जाना चाहिए। आपको बता दूं कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर होगा जापान का वो आबे फैमिली से नहीं होगा, यानी शिंजो आबे की फैमिली से अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, और ये मैं आपको आगे प्रूफ कर दूंगा। उसके पहले आपको ये बता दूं कि शिंजो आबे के छोड़कर अभी जापान में ऐसा शिंजो आबे की फैमिली से ऐसा कोई लीडर नहीं है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस रखता हो, क्योंकि शिंजो आबे की फैमिली में
सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो कि शिंजो आबे की फैमिली से आते हैं। उनका नाम है नोबुओ किशी। और नोबुओ किशी सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन है जापान में, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं है। तो इसलिए आबे फैमिली में इस समय बहुत बड़े पॉलिटिशियन सिर्फ शिंजो आबे हैं, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में। इसके अलावा इनके दूर दूर तक कोई नहीं है। और जो बड़े लीडर्स हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में आते हैं और सबसे ज़्यादा अपनी चांसेस बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, उनमें से एक भी आबे फैमिली से नहीं है, बल्कि आबे फैमिली में जो नोबुओ किशी, जो कि शिंजो आबे के ब्रदर हैं, यही सबसे बड़े पॉलिटिशियन है। शिंजो आबे के बाद पार्लियामेंटेरियन है, ये अभी भी मिनिस्टर तक नहीं बने। और इनसे बड़े बड़े ऐसे कई लीडर हैं जो कि बहुत ठोस दावा रखते हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, और आबे फैमिली से नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। शिंजो आबे 1993 से लेकर 2006 तक चीफ सेक्रेटरी के रूप में जापान के लिए कार्य कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें हाईएस्ट पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो भी चीफ सेक्रेटरी या चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का होगा। आपको बता दूं कि जो चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का जो ऑफिसर होता है, जो ऑफिशियल होता है, वो जापान में वॉइस प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी सिचुएशन में अपनी पावर छोड़ता है तो उस समय वॉइस प्राइम मिनिस्टर उसकी ड्यूटीज और उसके पावर को गेन करेगा। लेकिन क्या वॉइस प्राइम मिनिस्टर ही, यानी जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी है, क्या वो ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा? इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में आपको इसकी सच्चाई भी पता लग जाए कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि वॉइस प्राइम मिनिस्टर ही बने, क्योंकि और भी ऐसे लीडर हैं जो कि चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी से ज़्यादा बड़े दावेदार हैं इस पोस्ट के लिए, और उन्हें ज़्यादा फेवरेट देखा जा रहा है। तो पूरी बात क्लियर जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो अभी इस बात से तो कंफर्म हो गया है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होने वाला है वो शिंजो आबे की फैमिली से नहीं होने वाला। इसका एक बड़ा चांस ये भी है कि शिंजो आबे खुद उस कमीशन में नहीं रहेंगे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्ति करेगी। तो इससे शिंजो आबे की फैमिली तो साफ तौर पर बाहर हो गई है। जापान की पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड और उनकी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मगर वो सीक्रेट ऐसा है जो जापान को हमेशा प्रो इंडिया रखेगा। तो सीक्रेट जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सीक्रेट लास्ट में बताया गया है। तो अगर हम शिंजो आबे फैमिली को छोड़कर और दूसरे उनसे भी बड़े पॉलिटिशियंस की बात करें, एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और पूरे जापान के, तो हम उन सभी लीडर्स को कंपेयर कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका पावर, उनका पोस्ट पॉपुलैरिटी, उनका अप्रूवल रेटिंग, उनकी वर्ल्ड में क्या पॉपुलैरिटी है, कितने पावरफुल हैं वो, उनकी रैंकिंग, उनका जो एक्सेप्टेंस है जापान के पब्लिक में, उनका काम अभी तक कैसा रहा है, बिजनेस वर्ल्ड उन्हें कितना एक्सेप्ट करता है, या फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर। तो हर तरीके से हम नाप तोल के एक परफेक्ट लीडर आपके सामने लेकर आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वही होगा जापान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चलिए जानते हैं। आई बटन पर एक और वीडियो लगाई गई है रिगार्डिंग इस पाकिस्तान गोइंग टू परचेज Su-35 फ्रॉम रशिया। जी हाँ, ऐसे कुछ र्यूमर्स फैले थे कि पाकिस्तान Su-35 खरीदने जा रहा है रशिया से, और असल में इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो खरीद नहीं पा रहा। तो ये सब कुछ आप जानने के लिए और इसका जो रियलिटी है वो जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की बात कर रहे थे जापान के, जो कि सबसे बड़े दावेदार है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के। तो उनमें जो एक सबसे बड़ा नाम आता है वो है तारो आसो का। तारो आसो का करियर जो बहुत ही बढ़िया रहा है। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के, और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 2012 तक जापान के, और तारो आसो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जापान के 2008 से सितंबर 2009 तक। तो ये काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल और पॉपुलर लीडर हैं जापानीज़ के बीच में, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें काम करने का। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी एक सीनियर लीडर और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ऐसे लीडर हैं जिनकी बात हर कोई मानता है।
एलडीपी में। इसके अलावा जो अगले लीडर हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं उनका नाम है शिगेरू इशाबा। शिगेरू इशाबा ने डायरेक्टर जनरल ऑफ जापान डिफेंस एजेंसी अंडर प्राइम मिनिस्टर जूनिचिरो फ्रॉम 2002 टू 2004 सर्व किया हुआ है। इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है लीड किया हुआ है 2007 से 2008 के बीच में। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट और फिशिंग मिनिस्ट्री को भी इन्होंने संभाला हुआ है। और ये एक राइवल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के 2012 में, जब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर पद के नॉमिनेशंस आ रहे थे तो इसमें काफ़ी बड़े राइवलरी इन्होंने की थी शिंजो आबे के साथ। और ये काफ़ी जो पॉसिबल नेम है शिगेरू इशाबा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। अगले जो लीडर हैं वो हैं फूमियो किशिदा। ये जापान के फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं 2012 से 2017 तक। तो बहुत ही बड़ी पोजीशन से लोग जो है यहाँ पे नॉमिनीज बन रहे हैं और ये तो काफ़ी जो है चांसेस हैं ऐसे लोगों के कि ये बनेंगे। और इनमें एक नाम जो है वो हम आपको निकाल के भी बताएंगे जिन जो फाइनली सबसे ज़्यादा चांसेस है बनने के। तो बात करें फूमियो किशिदा की, तो ये जो है जापानीज संसद में मेंबर हैं। उसके अलावा ये सर्व कर चुके हैं यासुओ फुकुदा के कैबिनेट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में। इन्होंने जापान में साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ पॉलिसीज़ और इसके अलावा रेगुलेटरी जो रिफॉर्म्स हैं उसको करने में काफ़ी मदद की थी अंडर एलडीपी। ये काफ़ी बड़े लीडर हैं एलडीपी में। अगले लीडर हैं तोशिमित्सु मोटेगी। ये भी एक पार्लियामेंटेरियन है जापान में। ये भी जापान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर के रूप में सर्व कर चुके हैं शिंजो आबे की कैबिनेट में। ये काफ़ी जो इन्फ्लुएंशियल और कैबिनेट में इन्होंने जगह पाई थी शिंजो आबे के, तो काफ़ी बड़े लीडर हैं। लेकिन फिर भी इनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि और जो बड़े लीडर्स हैं उनको बीट कर पाएँ, लाइक तारो आसो। इमर्जिंग इंडिया के प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग इंडियन इकॉनमी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकॉनमी और रिफॉर्म्स जो हिस्ट्री में किए गए या फिर जो आगे किए जाएंगे, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्केल जो है उसको जो कि बड़ा नहीं हो पाया इंडियन हिस्ट्री में, उसको बड़ा करने के लिए जो नीडेड रिफॉर्म्स हैं और जो रिफॉर्म्स इन फ्यूचर किए गए हैं या फिर जो किए जाने चाहिए, और फाइनली जो सबसे मेन रीज़न है बिहाइंड लेस डेवलप्ड इंडियन इकॉनमी और इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का, उसको हमने एक परफेक्टली आइडेंटिफाई किया है एक वीडियो में जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसे आप ज़रूर देख लें, जहाँ से आपको अपने लिए भी एम्प्लॉयमेंट निकालने में मदद होगी, क्योंकि आप जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की वो समझ पाएंगे। अगले जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा जो हाई चांसेस हैं होने के, ये हैं तारो कोनो। इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री संभाली हुई है अंडर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, तो ये भी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। इन्होंने पहले फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली हुई है जापान की अंडर शिंजो आबे, और इनकी खास बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं अगेंस्ट चाइना और बहुत ही प्रो इंडिया हैं। ये जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं जापान के, उसको डिफेंड करने के लिए वॉर तक को शुरू करने के पक्षधर हैं। तो बहुत ही एग्रेसिव है अगेंस्ट चाइना। है बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं इंडिया के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये पूरी पार्टी प्रो इंडिया और प्रो यूएसए है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 9 जो कि पूरी तरीके से प्रो यूएसए है, वो भी इसी पार्टी ने लागू किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जापान के लिए जो जापान का जो इंडिया के लिए प्रेम है वो किस कारण से और किस हद तक है। अगले जो लीडर हैं वो हैं योशितोशी निशिमुरा। इन्होंने फॉर्मर होम मिनिस्ट्री संभाली हुई है जापान की, यानी ये जापान के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी संभाली हुई है। इन्होंने एलडीपी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे इन्होंने लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट डिवीज़न एलडीपी ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन पॉलिसी रिसर्च काउंसिल ऑफ एलडीपी, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ एलडीपी शैडो कैबिनेट
और सीनियर वाइस मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट ऑफिस। तो एलडीपी के लिए और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ही डिजर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं जापान के। आगे जो एक और बड़े लीडर हैं वो हैं कात्सुनोबु काटो, और इन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट ऑफिस, डायरेक्टर हेल्थ एंड लेबर एंड वेलफेयर डिवीजन ऑफ एलडीपी, डायरेक्टर कमेटी ऑफ ऑन हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर ऑफ डाइट, चेयरमैन कमेटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व विद हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एलडीपी, डेप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत ही हाई पोस्ट जो है जापान की तीसरी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। तो इन सभी पदों पर काम कर चुके हैं। ये ना सिर्फ जापान बल्कि एलडीपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो योशिहिदे सागा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं इस समय जापान के। यही सही मायने में एक रियल सक्सेसर है शिंजो आबे, क्योंकि वाइस प्राइम मिनिस्टर जो कि होता है चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी उसकी पोस्ट पर हैं। इस लिस्ट में जितने भी लीडर हैं उन सभी लीडर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। इनके पास पब्लिक सपोर्ट सबसे ज़्यादा है और इसके बाद इनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टी के अंदर एज कम्पेयर टू अदर जितने भी इस लिस्ट में लीडर हैं उनसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये सब यही जो है मेन सक्सेसर बनते हैं, क्योंकि शिंजो आबे के बाद यही जो है सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर थे और हैं इस वक्त। और ये नियम भी है कि जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर होता है वही जो टॉप ऑफिशियल होता है उसके एब्सेंस में ड्यूटी करता है, और इस वजह से इन्हें चुना जाना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। और इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है खासकर फॉरेन पॉलिसी लेकर वो टोटल एंटी चाइना और विद यूएसए है। अगर यूएसए के साथ है तो इंडिया के साथ ऑटोमेटिकली। और हमने पिछले दिनों देखा है जब से शी जिनपिंग आए हैं तो उनके साथ यही जो है सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल रहे हैं। तो हमने देखा है कि इंडिया के रिश्ते जो जापान के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, और अगर ये उनकी कैबिनेट में सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल थे तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे रिश्ते जापान के साथ और भी अच्छे होंगे विद दिस प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने जापान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया है जापान को। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं। ये अब जापान में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर तक इस पद पर रहे हैं और दूसरा कोई इतने ज़्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रहा है। तो जिस तरह शिंजो आबे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उसी तरीके से ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस में भी शिंजो आबे के कैबिनेट में काम कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें अप्रूवल रेटिंग जो जापान में किसी लीडर की है, वर्ल्ड पॉपुलैरिटी, इन्फ्लुएंस इन पार्टी एंड वर्ल्ड एंड आल्सो इन जापान, जिसकी एक्सेप्टेंस है ज़्यादा और उसके साथ में वर्क अच्छा है और उसके साथ में जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत ही बढ़िया है, और जो डोमेस्टिक जो उसकी इमेज है वो अच्छी है। तो ऐसे में सिर्फ दो ही ऐसे लीडर्स हैं जो सामने आते हैं। उनमें से एक हैं तारो आसो जो कि ऑलरेडी जापान के लिए प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सर्व कर चुके हैं, और उनमें से एक हैं जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सागा। लेकिन अगर हम दोनों के प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो हर मामले में जो है योशिहिदे सागा को एज मिलता है तारो आसो के कंपैरिजन में। फिर चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे वर्क की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, एक इमेज की बात हो, चाहे इन्फ्लुएंस की बात हो, फिर चाहे पार्टी में हो, डोमेस्टिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, और जो प्रेजेंट टाइम में पोजीशन है वो इन्हीं के हाथ में है। यानी जो तारो आसो हैं वो ऐसे लीडर हैं जो कि लगभग रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं पॉलिटिक्स से। लेकिन योशिहिदे सागा जो हैं उनका अभी समझ लीजिए दौर शुरू ही हुआ है, और जो पार्टी में इन्फ्लुएंस है तौर से प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर सकते हैं, फिर जो फिटनेस के हिसाब से हो या फिर जो ज़्यादा लैमलाइट में है पार्टी के अंदर वो हैं योशिहिदे सागा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस वजह से उनका पार्टी और देश पे इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। जबकि तारो आसो पॉलिटिक्स में है तो लेकिन वो अपनी रिटायरमेंट की एज पे हैं और उनका कोई खास पॉपुलैरिटी भी नहीं है, जबकि ये अभी अपने वर्किंग एज में हैं।
यशीदी शागा जो कि अभी काम कर रहे हैं। और अब तारो आसो का पार्टी से इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, जबकि यशीदी शागा का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है पूरी पार्टी में। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यशीदी शागा जो कि प्रेजेंट टाइम में चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वही होंगे। तो इंडिया और जापान के रिलेशनशिप और जो फ्यूचर गोल्स हैं और क्या इन फ्यूचर डेवलपमेंट होगी दोनों कंट्रीज़ में, और जो ऑन गोइंग जो डेवलपमेंट्स और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने वाले दोनों कंट्रीज़ में वो कैसे कंटिन्यू होंगे, ये सब का आंसर जानने के लिए हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉलो आवर ट्विटर अकाउंट फॉर क्वेश्चन आंसर हेल्प ओपिनियन डिस्कशन एंड अपडेट। और अब जापान का वो सीक्रेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपनी डेमोक्रेसी लाई अमेरिका की मदद से, और अमेरिका ने एक तरीके से जापान का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें एक आर्टिकल उन्होंने लगाया, आर्टिकल 9 का, जिसके अनुसार जापान कभी भी कोई अपनी डिफेंस फोर्स नहीं बना सकता, अमेरिका ही जापान का डिफेंस करेगा। और इस वजह से जापान अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और जो इंटरनल पॉलिसी हर तरीके से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहता है, और जापान कभी भी अमेरिका के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों में टाई अप है, बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई है एक दूसरे के। इनफैक्ट अगर जापान पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसे अपनी धरती पर समझेगा, हुआ हमला समझेगा, ऐसा भी एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। और इस समय इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जापान को भी इंडिया से रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे, चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी या आदमी की हो। और वैसे भी जब इंडिया के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं थे तब भी जापान के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि जापान में जो पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका तो हमेशा से ही पॉइंट ऑफ व्यू ही प्रो इंडिया रहा है, फिर चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए इमर्जिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। एंड स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस लगाई होंगी, उसे भी जरूर देखें। बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया।